ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड यू ऑल्सो हैव टू सॉल्व हैंडफुल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज की क्लास में। ऑलराइट, एनसीईआरटी की पिक्चर्स को थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान से उनको पढ़ के याद रखिएगा। दे आर ऑल गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो एक्सक्यूज मी, रिमेंबर ऑल द एनसीईआरटी पिक्चर्स व्हिच यू गेट टू सी। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं, अब इसमें मुझे रिपीट नहीं करना है। वी हैव ऑल्सो डन द कैलकुलेशन वाला पार्ट। आई होप कैलकुलेशन भी सबको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि कैलकुलेशन आपको कैसे करना है, क्या आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर नहीं क्लियर है तो एक बार फिर खुद से एक बार करके देखिए। तब भी अगर आपको कोई चीज समझ ना आया, कहीं पे आपका कैलकुलेशन 38 नहीं आ रहा होगा, देन ऑल्सो जस्ट लेट मी नो दैट। ओके, याद रखना मैंने आपको बताया था कई सारी बुक्स 36 एटीपी भी कंसिडर करी, बिकॉज 2 एटीपी आपके इन्वेस्ट किए जाते हैं एनएडीएच को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजने के लिए। सो 36 और 38 कैन बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो ये हम देख सकते हैं, और ये एंजाइम्स के नाम या कॉम्प्लेक्स के नाम आप यहाँ पे याद रखेंगे। प्लीज मेक श्योर रिमेंबर देम। अगर ये कभी क्वेश्चन में आ गया तो इसकी वजह से आपका क्वेश्चन बिगड़ना नहीं चाहिए। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। 2 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही लो इस चैप्टर में से आने वाले हैं। ओके, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय एवरी कॉन्टेक्स्ट, तो प्लीज ये आप यहाँ पे याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए थे, एक छोटी सी समरी लेते हैं एंड देन लेट्स मूव इनटू समथिंग एल्स। तो समरी में हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आपका, हमने अभी एरोबिक रेस्पिरेशन कर लिया है। सो जब भी हम बात करते हैं हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन की, आप एक चीज आप यहाँ पे जानते हो दैट दिस इज समथिंग जहाँ पे आपको मिलेगा होते हुए आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन किया जाएगा। अब याद रखना जनरली जो आपका सबस्ट्रेट होता है वो आपका होता है ग्लूकोज। द जनरल सबस्ट्रेट यू विल बी यूजिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी द ग्लूकोज। अब जब आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हो, व्हेनेवर यू डू द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, आपका सबसे पहला प्रोसेस कौन सा होता है? व्हिच इज द फर्स्ट प्रोसेस व्हिच विल बी हैपनिंग? आप ग्लाइकोलाइसिस। हाँ जी, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस आपका होगा सबसे पहले। सो ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच विल बी हैपनिंग। क्या ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए मुझे एटीपी की जरूरत होती है? यस सर। अच्छा, राइट, बिल्कुल सी बात है। उसके अलावा क्या ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए मुझे ऑक्सीजन की जरूरत होगी? नो सर। नो सर। नो सर। बिल्कुल सी बात है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यू कैन डू दैट। और ये होता कहाँ पे? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। हाँ जी, राइट। सेकंड प्रोसेस मेरा यहाँ पे क्या होगा? क्रेब्स साइकिल। सेकंड प्रोसेस मेरा यहाँ पे होगा क्रेब्स साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, याद रखिएगा। सो ये करने के लिए क्या मुझे ऑक्सीजन की जरूरत होगी? यस सर। यस सर। यस सर। और कहाँ पे होगा मेरा क्रेब्स साइकिल? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स मैट्रिक्स में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के आपका क्रेब्स साइकिल यहाँ पे हो जाएगा। एंड देन यू विल हैव योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको आप इवन कह सकते हैं यहाँ पे एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो आपका होगा ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये 3 इवेंट्स आपके यहाँ पे हो जाते हैं, और ये जब 3 इवेंट्स आपके होंगे तो आपको बहुत ज्यादा एटीपी अल्टीमेटली आपको बन के आपको मिलेगा। सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, यू विल गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी आर बीइंग फॉर्म। इफ बीइंग मोर प्रिसाइज, आपके 38 एटीपीज आपको मिलते हैं आफ्टर योर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ माय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ माय ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये चीज हम देख चुके हैं एंड दिस समथिंग व्हिच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और पढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेशन एज ए एम्फीबॉलिक पाथवे। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। सो नाउ व्हाट कैन हैपन ना, अब जब हम बात करते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे के बारे में तो इसको हम थोड़ा आराम से समझते हैं। तो अभी तक आपने ये देखा कि आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आप करते हो ब्रेक डाउन। सो दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज बेसिकली ब्रोकन डाउन। सो इट इज बीन ब्रोकन डाउन ओवर, इसको आप कर रहे हो यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहे हो। सो इट इज बीन ब्रेकन डाउन। तो ग्लूकोज को आप ब्रेक डाउन करोगे, और अल्टीमेटली जब आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हो इनिशियली ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस, तो आपको मिलता क्या है? यू हैपन टू गेट योर पायरुविक एसिड। जब आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हो यहाँ पे, देन आपको अल्टीमेटली मिलता क्या? यू गेट योर पायरुविक एसिड। ओके, और फिर इसको आप फर्दर यूज करोगे आपके क्रेब्स साइकिल में, इसको और आप कन्वर्ट करोगे, ब्रेक डाउन करोगे, एंड अल्टीमेटली आपको एंड में आपका एटीपी आपको मिलता है। तो जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, आप देखते हो कि आप यहाँ पे ग्लूकोज यूज कर रहे हो, उसे ब्रेक डाउन करके यू कैन गेट योर एटीपी, यू कैन गेट योर पायरुविक एसिड, फिर बाद में आप एटीपी निकाल सकते हो, राइट। तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं हमारा कैटाबोलिज्म। सो कैटाबोलिज्म में बेसिकली क्या होता है, यू हैव अ लार्जर मॉलिक्यूल
and that larger molecule can be broken down into smaller molecules. और ये टर्म अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे लिविंग Yes, वर्ल्ड, sir. जहाँ पे हम बात कर रहे थे हमारे मेटाबॉलिज्म के बारे में, जब हम बात करते हैं तभी आप ये टर्म देखते हो. सो आपके एक लार्जर मॉलिक्यूल को आप ब्रेक डाउन करके आप स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आप यहाँ पे बना रहे हो, एंड व्हेन यू आर डूइंग दैट प्रोसेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कैटाबॉलिज्म. इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म. ब्रेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर कैटाबॉलिज्म. तो काफी क्लियरली आपको दिख रहा है कि आपके रेस्पिरेशन के अंदर कैटाबॉलिज्म आपके यहाँ पे हो रहा है, राइट. अब आप एक और बात यहाँ पे जानते हो कि ग्लूकोज के अलावा भी दूसरे सबस्ट्रेट होते हैं जो आपके यूज आपके किए जाते हैं. आप फैट्स को यूज कर सकते हो, ये बात आप जानते हो. यू कैन ऑल्सो यूज योर प्रोटीन्स को भी आप यूज कर सकते हो एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. याद करिए जब चैप्टर चालू हुआ था तो मैंने इनके बारे में बात किया था आपसे कि ग्लूकोज के अलावा यू कैन ऑल्सो यूज फैट, यू कैन ऑल्सो यूज अ प्रोटीन फॉर माई ब्रेकिंग प्रोसेस फॉर जनरेशन ऑफ द एनर्जी. अब अगर मैं यहाँ पे फैट की बात करता हूँ तो फैट को हम जब ब्रेक डाउन करते हैं, जब आप फैट को आप ब्रेक डाउन करते हो तो आपको क्या मिलता है? यू गेट समथिंग लाइक ग्लिसरॉल. आपको फैट को ब्रेक डाउन करके आप ग्लिसरॉल मिल सकता है, या आपको इवन मिल सकता है समथिंग लाइक योर फैटी एसिड. तो ये दो चीजें आपको मिलती है जब आप फैट को ब्रेक डाउन करते हो, आपको दो चीजें मिलती है. यू कैन गेट समथिंग लाइक योर ग्लिसरॉल, यू कैन गेट समथिंग लाइक योर फैटी एसिड. तो आपको ये दो मॉलिक्यूल आपको मिलते हैं जब आप फैट को ब्रेक डाउन करते हो. तो जब आप बटर घी खा रहे हो और जब आपकी बॉडी के अंदर उसे अल्टीमेटली डाइजेस्ट किया जाता है तो आपको ग्लिसरॉल भी मिलता है, आपको फैटी एसिड भी आपको मिलता है. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये कैसे पार्टिसिपेट करेंगे आपके रेस्पिरेशन के अंदर? ये ग्लूकोज तो है नहीं. सी फैट को जब आपने ब्रेक डाउन किया, आपको ग्लिसरॉल मिला, फैटी एसिड मिला. अब ये कैसे रेस्पिरेशन में पार्ट लेंगे? ये ग्लूकोज तो नहीं है. ग्लूकोज होता तो कह सकते ग्लाइकोलाइसिस करता है, ये तो करेंगे नहीं. तो देखो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो ग्लिसरॉल है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं. इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू समथिंग लाइक योर PgAl. इसको PgAl में कन्वर्ट किया जा सकता है, या इसको इवन कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू योर DHAP. अब आप मुझे बताइए PgAl और DHAP क्या ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेरा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर? कैन इट डू दैट? Yes, sir. Yes, sir. है ना. तो याद रखना ग्लिसरॉल जो आपका यहाँ होता है दैट कैन कन्वर्ट इनटू PgAl और DHAP, और ये बिल्कुल आपका सही में आपका पार्टिसिपेट आपका कर सकता है आपके ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, एंड उस तरीके से वो एंटर करेगा आपके रेस्पिरेशन के अंदर. दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू एंटर द रेस्पिरेशन. उसी तरीके से जो आपका जो फैटी एसिड होता है इसको आप यूज कर सकते हो, एंड यू कैन कन्वर्ट इट इनटू योर एसिटाइल कोए. इसको आप यूज करके आप बना सकते हो आपका यहाँ पे अपना एसिटाइल कोए. और जैसे आपका एसिटाइल कोए बन गया तो आप जानते हो क्या करा जा सकता है, इसको आप डायरेक्टली डाल सकते हो आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर और आपका क्रेब्स साइकिल चालू किया जा सकता है. सो यू कैन फाइंड दैट हैपनिंग. तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स भी आपके रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. शायद डायरेक्टली ना कर पाए, बट दे हैव देयर अनदर वे थ्रू व्हिच दे कैन एक्चुअली पार्टिसिपेट योर रेस्पिरेटरी पाथवे. क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए फिर और देखते हैं इसमें और क्या हो सकता है. लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन्स. अगर मैं यहाँ पे प्रोटीन्स की बात करते हैं, इफ आई डिस्कस प्रोटीन्स ओवर हियर, तो आप यहाँ पे क्या मिलेगा? प्रोटीन को जब आप तोड़ते हो, जब आप उसको ब्रेक डाउन करते हो, यू जनरली गेट अमाइनो एसिड्स. आपके प्रोटीन आपके बने होते हैं आपके अमाइनो एसिड्स से. तो कई सारे अमाइनो एसिड्स ब्रेक डाउन करके आप उनमें से प्रोटीन बनाते हो. सो इट इज ऑल्सो सिंपल एग्जाम्पल ऑफ योर कैटाबॉलिज्म. जब आप कोई प्रोटीन कंटेंट खा रहे हो तो बेसिकली उसे ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू योर अमाइनो एसिड. ओके, अमाइनो एसिड बड़े एसेंशियल होते हैं आपके. दे आर एसेंशियल फॉर नंबर ऑफ थिंग्स. आपके मसल ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं. बॉडी के अंदर कई सारे दूसरे इवेंट्स के लिए वो भी एसेंशियल होते हैं, राइट. मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दे सकता हूँ. आपने ना कभी आप Amazon पे सर्च करना, या आपने कभी देखा होगा एक सप्लीमेंट आता है जिसका नाम होता है BCAA करके. एक सप्लीमेंट होता है एंड द सप्लीमेंट इज कॉल्ड एज योर BCAA, राइट. अब आप सोचोगे सर ये क्या बता रहे हो सर आप हमें, ये सप्लीमेंट एंड ये सब. सी बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट आप ये सब चीजों से रिलेट कर पाओगे. इसलिए BCAA स्टैंड फॉर योर ब्रांच चेन अमाइनो एसिड. ब्रांच चेन अमाइनो एसिड. तो इसके अंदर आपके कुछ स्पेसिफिक टाइप के अमाइनो एसिड आपको इसके अंदर मिलते हैं जो मसल के ग्रोथ के लिए आपकी मदद करता है. सो यू माइट हैव हर्ड, अगर आप में से कोई अगर रेगुलरली कुछ वर्कआउट करता होगा तो शायद उसने सुना होगा. यूज नहीं करता होगा बट सुना होगा. बट अगर आप नहीं करते देन यू विल फाइंड सच थिंग्स ओवर देयर जो आपके एक्चुअली हेल्प करते हैं आपके मसल के ग्रोथ के लिए एंड रिकवरी के लिए. ओके, सो द थिंग इज दैट अमाइनो एसिड्स आर वेरी एसेंशियल फॉर यू. तो उनको हम कई तरीके से यूज किया जा सकता है. अब जो आपके जो अमाइनो एसिड्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, इनको हम रेस्पिरेशन के दौरान कैसे यूज कर सकते हैं? सो लेट्स सी दैट.
अमाइनो एसिड को मैं यूज करके बना सकता हूँ समथिंग लाइक योर पायरुविक एसिड। इसको मैं यूज करके बना सकता हूँ मेरे यहाँ पे एज अ पायरुविक एसिड। एंड देन आप जानते हो कि मेरा पायरुविक एसिड मेरा डायरेक्टली एंटर कर सकता है मेरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंड कैन इनिशिएट द क्रेब्स साइकिल। तो ये चीज की जा सकती है, राइट। उसी तरीके से मेरे अमाइनो एसिड को यूज करके मैं और भी कुछ चीजें बना सकता हूँ, लाइक समथिंग लाइक योर अल्फा कीटोग्लूटारेट। क्या ये क्रेब्स साइकिल में आपको बनते हुए मिलता था या नहीं मिलता था? मिलता है। सब मिलता है। एंड यस, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ माय क्रेब्स साइकिल। तो ये भी आप बना सकते हो उसमें से, और ये भी आपका पार्ट ले सकता है आपके क्रेब्स साइकिल के अंदर। सो आप समझिए, प्रोटीन फैट को ब्रेक डाउन करके मैं ऐसे कुछ मॉलिक्यूल बना सकता हूँ, वो मॉलिक्यूल डायरेक्टली आपके एंटर कर सकते हैं आपके रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर। तो ये जो भी मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ माय कैटाबॉलिज्म, कैसे आप चीजों को ब्रेक डाउन करके चीजें आप बना सकते हो। ओके, तो ये तो काफी लोग जानते थे कि यार कैटाबॉलिज्म तो हो ही रहा है रेस्पिरेशन के अंदर, ये तो काफी समझने वाली बात है। बट जब आप इस प्रोसेस को आप डिटेल में समझते हो, देन यू रियलाइज कि सेल के अंदर आपका कैटाबॉलिज्म तो होता ही है, बट उसके साथ साथ यू विल आल्सो फाइंड देयर इज आल्सो स्कोप फॉर एनाबॉलिज्म एज वेल। कैटाबॉलिज्म तो आपका हो ही रहा है, और उसके साथ साथ आपका एनाबॉलिज्म भी किया जाता है। सो यू आल्सो फाइंड योर एनाबॉलिज्म आल्सो टेकिंग प्लेस विद इन द योर बॉडी या विद इन द सेल। अब एनाबॉलिज्म का मतलब यहाँ पे क्या होता है? इट इज अ बिल्डिंग प्रोसेस। ये बेसिकली आपका यहाँ पे होता है आपका बिल्डिंग प्रोसेस। सो बिल्डिंग प्रोसेस को हम कहते हैं यहाँ पे एज एनाबॉलिज्म। तो आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूँ सिंपल सा, जो आप ऑलरेडी पहले भी आप देख चुके हो मेरे हाथों से। प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ जी, प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे आपके स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे हो गए, इन स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स को आप यहाँ पे इकट्ठा कर लो और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल आप बना लो। दैट इज गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म। बोलिए वरुण, बोलिए क्या कह रहे हैं आप, बताइए। ग्रोथ हार्मोन सिंथेसिस। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन सिंथेसिस। आप अमाइनो एसिड को यूज करके आप ग्रोथ हार्मोन बना रहे हो, ठीक है, यस, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और बताइए। CO2 प्लस H2O शुगर। हाँ जी, राइट। सो दैट इज आल्सो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बड़ा एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो आप शुगर मॉलिक्यूल बना रहे हो, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म इज अ बिल्डिंग प्रोसेस। आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आप यहाँ पे यूज करके यू कैन मेक सम लार्जर प्रोडक्ट ओवर हियर, दैट इज माय एनाबॉलिज्म। तो हमने देखा है कि रेस्पिरेशन में आपका कैटाबॉलिज्म तो आपका हो ही रहा है, एनाबॉलिज्म भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। यू कैन आल्सो फाइंड एनाबॉलिज्म हैपनिंग ओवर हियर। कैसे होता है, चलिए हम इसे देखते हैं। अज्यूम करिए कि आपको देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू फॉर्म द अमाइनो एसिड। आपको एक स्पेशल अमाइनो एसिड आपको बनाना है। समझो सेल कह रहा है कि यार मुझे एक अमाइनो एसिड चाहिए और वो मेरे पास अभी है नहीं। तो अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड बनाना है, तो पता है आप क्या कर सकते हो? आपका जो पायरुविक एसिड था ना क्रेब्स साइकिल में से, उससे आप निकाल सकते हो। आपका जो पायरुविक एसिड था आपके पास आपके क्रेब्स साइकिल में से, उसको आप निकाल सकते हो एंड यू कैन यूज दैट टू फॉर्म द अमाइनो एसिड। ये चीज की जा सकती है। आपने इसे कहां से निकाला? फ्रॉम द क्रेब्स साइकिल में से आपने निकाल लिया, वहां से उसे खींच के निकालो और बना लो अपना अमाइनो एसिड। सिमिलरली यू कैन आल्सो डू वन थिंग, यू हैव समथिंग लाइक योर सक्सिनाइल CoA। सक्सिनाइल CoA भी आपने नाम सुना होगा, क्रेब्स साइकिल के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलता है। अब सक्सिनाइल CoA जो बेटा आपका होता है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका मॉलिक्यूल है जिसको यूज करके हम बनाते हैं हमारे यहाँ पे पोरफायरिन। यू मेक अ पोरफायरिन। किसको याद है पोरफायरिन टर्म आपने कहाँ पे सुना था? एनीवन रिमेंबर्स दैट वेयर यू हैव हर्ड दिस टर्म? सुना तो है आप लोगों ने, किसको याद है कहाँ पे सुना था आपने? ये नहीं याद आ रहा? समन सिंह, बताइए बताइए। पूर्वा बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप, बताइए। पॉरीफेरा नहीं, पोरफायरिन नहीं। पोरफायरिन इज समथिंग, अगर आप याद करेंगे, सब लोग थोड़ा ध्यान याद करेंगे तो आपको याद आएगा। हमने क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में ये देखा था। तो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है जिसके बीच में मैग्नीशियम होता है, वो जो रिंग होती है, दैट इज माय पोरफायरिन, राइट। सो ये हमने देखा था। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय क्लोरोफिल पिगमेंट। थोड़ा याद करिए, थोड़ा जोर डालिए दिमाग पे, ऐसे थोड़ा सा ट्राई करिए, राइट। सो क्लोरोफिल पिगमेंट जो आपका यहाँ पे होता है, उसके अंदर यू विल गेट दिस पोरफायरिन इज समथिंग यू विल फाइंड इन देम। तो ये जो आपका पोरफायरिन है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे क्लोरोफिल पिगमेंट का, वो अगर आपको बनाना हो तो आप सक्सिनाइल CoA से में बना सकते हो। आपका जो सक्सिनाइल CoA है आपका क्रेब्स साइकिल में, निकालो उसे वहां से बाहर एंड यू कैन मेक अ पोरफायरिन आउट ऑफ इट, राइट। सो इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग प्रोसेस। देन आप वैसी तरीके से आप अपने अल्फा कीटोग्लूटारेट को भी आप निकाल सकते हो। अल्फा कीटोग्लूटारेट को आप निकाल लो और उसको निकाल के आप अपना एसेंशियल अमाइनो एसिड आप बना लो, जो भी आपको बनाना है। सो यू कैन टेक दिस थिंग आउट एंड इसको निकाल के आप अपना बना लो अपना अमाइनो एसिड।
सो ये सब आपके जो मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, दीज आर ऑल गोइंग टू द एग्जांपल ऑफ माय एनाबॉलिज्म, राइट। उसी तरीके से अगर सेल कहता है कि यार मेरे को तो फैटी एसिड चाहिए, फैटी एसिड बॉडी में हो गया कम एंड आई नीड दैट, तो अगर सेल को अगर फैटी एसिड चाहिए होगा तो वो भी आप बना सकते हो। अगर सेल को फैटी एसिड चाहिए, कहता है कि नहीं यार मुझे तो ये चाहिए, देन व्हाट विल हैपन, आपका जो एसिटाइल कोए था, आपका जो एसिटाइल कोए था उसको निकाल लो आप क्रेब्स साइकिल में से, उसको निकाल के मेक द फैटी एसिड। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ माय एनाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म आपको रेस्पिरेशन के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। तो जो भी आप बना रहे हो ना क्रेब्स साइकिल में, उनको यूज करके आप कुछ और भी आप बना सकते हो, कुछ और एसेंशियल, कुछ और बड़ा आप वहां पे बना सकते हो। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन एनाबॉलिज्म। तो आप अगर देखोगे अपने क्रेब्स साइकिल को, अगर आप देखते हो अपने रेस्पिरेशन को, देन व्हाट डू यू गेट टू रियलाइज, जब आप रेस्पिरेशन को ऑब्जर्व करते हो तो आपको दिखता है कि यार इसके अंदर तो आपका कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, इसके अंदर आपका एनाबॉलिज्म भी आपका यहाँ पे हो रहा है। यू गेट टू सी दैट कि रेस्पिरेशन के अंदर यू विल गेट टू सी कि आपके दोनों चीजें हो रही होती हैं, आपका कैटाबॉलिज्म भी यहाँ पे होगा और इवन आपका यहाँ पे होगा आपका एनाबॉलिज्म। अगर मेरी दोनों चीजें यहाँ पे रन कर रही हैं, अगर मेरी दोनों चीजें यहाँ पे हो रही है सक्सेसफुली, तो आप समझ जाइए दिस बिकम्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ योर एम्फिबोलिक पाथवे। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ योर एम्फिबोलिक पाथवे। तो आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि अगर आपके रेस्पिरेशन के दौरान अगर आपको दोनों चीजें होती है, आपको मिली जो आपको होती है ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, यू विल फाइंड कैटाबॉलिज्म भी आपका होगा और आपका एनाबॉलिज्म भी आपका वहां पे होगा। सो ऐसे पाथवे को जहां पे दोनों इवेंट्स आपके हो रहे होते हैं, सच पाथवे ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय एम्फिबोलिक पाथवे। ऐसे पाथवे को हम यहाँ बोलते हैं यहाँ पे एज अ एम्फिबोलिक पाथवे। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस थिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बताइए वरुण, क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। सर अगर एनाबॉलिज्म ही हो रहा है तो सर उसको क्या बोलेंगे? नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना। अगर सिर्फ एनाबॉलिज्म हो रहा है तो उसे एनाबॉलिज्म ही बोलेंगे, ठीक है। अगर कैटाबॉलिज्म हो रहा है तो उसे सिर्फ कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। ओके सर। थैंक यू। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। तो जब दोनों हो रहे होते हैं उसे हम कहते हैं एम्फिबोलिक पाथवे। सो ये बात आप सब लोग यहाँ पे याद रखना। सो दैट इज माय रेस्पिरेशन। ये पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन हैव अ लुक एट दिस पिक्चर ओवर हियर। यू कैन सी फैट ब्रोकन डाउन इनटू माय फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फिर आप देख सकते हो इसमें से हम या फिर DHA भी बना सकते हैं या फिर आप PGL बना सकते हो, दोनों कोई चीज आप यहाँ पे बना सकते हो, राइट। और फिर वो आपका ग्लाइकोलाइसिस एंटर कर सकता है। प्रोटीन अमीनो एसिड कैन बी यूज्ड फ्रॉम पायरुविक एसिड, और जरूरत पड़ी तो इसी पायरुविक एसिड को यूज करके मैं वापस से कुछ और बना सकता हूँ। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर एम्फिबोलिक पाथवे व्हिच यू शुड बी लाइक क्लियर विद। तो इतनी कहानी आप यहाँ पे याद रखिएगा और ये एग्जांपल्स भी याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार काम आ जाते हैं। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। क्या एम्फिबोलिक पाथवे समझ आ रहा है आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ माय रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, या रेस्पिरेशन इज एग्जांपल ऑफ माय एम्फिबोलिक पाथवे। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। चलिए अब अगला टॉपिक हम यहाँ पे देखते हैं। अगला टॉपिक बड़ा ही सिंपल सा, इट इज ऑल ओवर रेस्पिरेटरी कोशेंट के ऊपर मेरा यहाँ पे टॉपिक है। इस टॉपिक में आप ये देखते हो कि आपका अगर कोई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब अज्यूम करते हैं हमारा लाइक ग्लूकोज, या जैसे इवन मैं शॉर्ट में कह सकता हूँ एज अ शुगर या कार्बोहाइड्रेट। तो जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, जब इसको हम जब इसको हम ब्रेक करते हैं, तो जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज होगा। देयर विल बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ CO2 व्हिच विल गेट रिलीज्ड, राइट। और सर्टेन अमाउंट ऑफ O2 आपका कंज्यूम किया जाता है, और सर्टेन अमाउंट ऑफ O2 आपका यहाँ पे कंज्यूम किया है। सो देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ माय O2 कंजम्पशन। तो आपका O2 कंजम्पशन आपको होते हुए मिलता है यहाँ पे। along with that you also get to see there will be a evolution of my CO2। ये आपका यहाँ पे इवॉल्व कर रहा है CO2। तो जब भी आप किसी सबस्ट्रेट को, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, जब आप उसे ब्रेक डाउन करते हो तो आपका एक सर्टेन अमाउंट में आपका CO2 रिलीज किया जाएगा, और उसी टाइम पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ O2 आपका यहाँ पे कंज्यूम किया जाता है। सच thing is over here is called as my such ratio of this O2 consume and the CO2 release को हम यहाँ पे बोलते हैं as a respiratory quotient। तो बड़ी ही सिंपल सी चीज है ये, यहाँ पे आपको काफी टाइम नहीं लगेगा ये समझने में। The ratio of volume of CO2 evolved to the volume of O2 consumed, the ratio of volume of CO2 evolved to the volume of O2 consumed in respiration is called as my respiratory quotient। ठीक है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ रेस्पिरेटरी कोशेंट। तो ये बात आप याद रखना। सो RQ इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रेस्पिरेटरी कोशेंट।
तो अब आपको नीट में पता है क्वेश्चन कैसे आएंगे, दे विल आस्क यू कि यार आर क्यू वैल्यू कितनी है शुगर की, तो इसके कुछ वेल डिफाइंड वैल्यूज है वो आपको यहाँ पे याद रखनी है। जैसे अगर हम बात करते हैं आर क्यू वैल्यू ऑफ शुगर और या कार्बोहाइड्रेट, इसका वैल्यू हमेशा आपका यहाँ पे रहेगा 1। सो आर क्यू वैल्यू इसका जो निकलेगा आपका यहाँ पे इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर 1। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ फैट्स की, इफ आई टॉक अबाउट फैट्स, तो फैट्स का जो आर क्यू वैल्यू आपका निकलता है यहाँ पे, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर 0.7। वो आपका हमेशा यहाँ पे आपका होगा 0.7। तो अगर आपका 1 आरक्यू वैल्यू यहाँ पे शुगर का निकल रहा है, तो पता है इसका मतलब क्या होगा कि अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व्ड टू द अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम आर गोइंग टू बी इक्वल। तो अगर मेरे 6 CO2 मॉलिक्यूल अगर मैंने यहाँ पे इवॉल्व कर रहे हैं, राइट, न्यूमरेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर में अगर मैंने यहाँ पे 6 O2 मेरे यहाँ पे कंज्यूम किए जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो 6/6 द आंसर इज गोइंग टू बी योर 1। ठीक है, तो जब इसका 1 आ रहा है तो याद रखना इक्वल अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व विल बी देयर। किसके लिए? शुगर के लिए या किसी भी कार्बोहाइड्रेट के लिए द वैल्यू विल बी 1। ओके, फैट्स में याद रखना फैट की वैल्यू आपके यहाँ पे आ रही है 0.7। अगर 0.7 मेरी यहाँ पे वैल्यू है तो समझ जाओ कि यहाँ पे O2 कंजम्पशन ज्यादा है, तभी तो पॉइंट में आंसर आएगा ना यहाँ पे। आई होप इतना तो आप समझ सकते हो। अगर डिनोमिनेटर के अंदर अगर वैल्यू ज्यादा होगा देन आपका आंसर पॉइंट के अंदर आएगा। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब 1 से नीचे आएगा, वैल्यू विल बी लेस देन 1 इफ यू हैव अ हायर वैल्यू इन द डिनोमिनेटर। Okay, sorry, if you have a lower value in the denominator and higher value in the numerator, तो उस कंडीशन के अंदर you will get to see आपका वैल्यू यहाँ पे आपका 1 से नीचे आपका यहाँ पे आते हुए आपको यहाँ पे मिल सकता है। सो आर की वैल्यू आपका फैट के अंदर रहेगा आपका 0.7। देन यू विल हैव अ प्रोटीन। बेटा 2 मिनट रुक जाओ, बेटा 2 मिनट रुक जाओ, केमिस्ट्री नेक्स्ट है ये कौन है ये, एक सेकंड रुको बेटा। देन यू हैव दिस प्रोटीन ओवर हियर। प्रोटीन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो याद रखिएगा यहाँ पे कि प्रोटीन का आरक्यू वैल्यू आपका जो निकलेगा यहाँ पे इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर 0.9। ये वैल्यूज आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी। दे विल आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वैल्यूज, और कुछ आपको पूछेंगे नहीं वो लोग, आपको वैल्यूज क्वेश्चन पर बेस्ड आपको पूछेंगे। तो प्रोटीन की याद रखो, फैट की याद रखो, ग्लूकोज की याद रखो या शुगर की याद रखो, राइट, एंड देन यू कैन रिमेंबर समथिंग एल्स, वो हम बाद में देखते हैं। तो इतने पहले आप वैल्यूज दिमाग में बिठा लीजिए एंड देन वी कैन सी सम अदर वैल्यूज एज वेल। सो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि आपका हो गया शुगर, शुगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब शुगर को ब्रेक डाउन कर रहे हो आप यहाँ पे, या कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे आप ब्रेक डाउन कर रहे हो, तो CO2 आपके 6 निकल जाए, 6 O2 आर गेटिंग कंज्यूम, आपका वैल्यू आपका यहाँ पे आ रहा है आपका 1। दैट इज द आंसर यू आर गेटिंग ओवर देयर। ये आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, दैट शुड बी क्लियर टू यू। ओके, देन हाँ बेटा बताइए समृद्धि, क्या आंसर क्वेश्चन है आपका? सर रिपीट कर दोगे? कौन सा वाला पार्ट बेटा? सर रेस्पिरेटरी वाला। देखो इसमें एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, सिंपल सी बात है इसमें समृद्धि। आरक्यू को अगर आपको कैलकुलेट करना हो, हर एक सबस्ट्रेट का आरक्यू का वैल्यू आपके यहाँ पे अलग होता है। आरक्यू कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सी बात है, यू हैव टू नो कि कितने CO2 आपके इवॉल्व हो रहे हैं उसे ब्रेक डाउन करने समय, और कितने O2 आपके कंज्यूम किए जा रहे हैं। अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम आपका आएगा आपका डिनोमिनेटर के अंदर, और अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व विल कम इन द न्यूमरेटर। इसको इस फॉर्मूला को यूज करके आप अपने आरक्यू की आप वैल्यू निकाल सकते हो। आरक्यू की वैल्यू आप निकालते हो अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए। कार्बोहाइड्रेट के लिए वैल्यू आपकी आती है 1, फैट के लिए वैल्यू आती है आपके यहाँ पे 0.7, और प्रोटीन के लिए आपकी वैल्यू यहाँ पे आती है आपकी 0.9। तो यही हमने इस स्लाइड के अंदर यहाँ पे देखा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे आपके आरक्यू की वैल्यू आपके यहाँ पे 1 आ रही है आपके शुगर के लिए। सिमिलरली यू हैव दिस ट्राइपेलमेटाइन इज गोइंग टू बी योर फैट, ट्राइपेलमेटाइन इज गोइंग टू बी द फैट ओवर हियर, और आप देख सकते हो ये मेरा यहाँ पे फैट है, और ये जो मेरा फैट यहाँ पे रहेगा दिस विल हैव द आरक्यू वैल्यू व्हिच इज गोइंग टू बी 0.7। आप देख सकते हो O2 का नंबर यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में नंबर आपके यहाँ पे काफी ज्यादा है 145, एंड आरक्यू विल हैव द CO2 इज गोइंग टू बी वेरी लेस ओवर हियर। अगर ये कंडीशन अगर आपको यहाँ पे दिख जाती है देन यू कैन सी ओवर वेरी क्लियरली दैट इज गोइंग टू बी योर 0.7 आपके यहाँ पे आंसर बन जाएगा। तो याद रखना हर एक फैक्ट के लिए आपका वैल्यू चेंज होगा, वैल्यू मतलब आपका 0.7 ही आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। कई बार होगा ऐसा होगा कि 0.69 आपको मिल जाएगा, 0.68 मिल जाएगा, बट रफली यू विल गेट द वैल्यूज गोइंग टू बी अराउंड 0.7। तो वो चीज आपको यहाँ पे ऐड, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर। तो ये बात आप यहाँ पे ऐड रखना। देन वी हैव डिस्कस्ड कि प्रोटीन का वैल्यू आपके यहाँ पे 0.9 आता है हमेशा। द वैल्यू ऑफ प्रोटीन ओवर हियर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0.9। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी हैपनिंग ओवर हियर। अब तो ये 3 हमने वैल्यूज यहाँ पे देख ली। अब मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल दूंगा। लेट्स से हम बात करते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट माय ऑर्गेनिक एसिड। सो ऑर्गेनिक एसिड जो आपके होते हैं they will have value more than 1। ऑर्गेनिक एसिड्स जितने भी आपके होते हैं याद रखना इनका वैल्यू होता है more than 1। so they will have the value which is always going to be, इनका आरक्यू वैल्यू अगर आप निकालने लगोगे
सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर देन 1। जैसे कि आपका हो गया योर ऑक्सिलोएसिटिक एसिड, मैलिक एसिड या कोई और अगर ऑर्गेनिक एसिड अगर आपका होता है यहाँ पे, देन उसका वैल्यू याद रखना, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर देन 1, राइट। तो ये बात भी आप दिमाग में बिठा लीजिए कि इसका वैल्यू आपके यहाँ पे मोर देन 1 होगा। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं आरक्यू वैल्यू इन माय केम प्लांट्स, अगर मैं केम प्लांट्स की यहाँ पे बात करता हूँ तो केम प्लांट्स में भी कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि केम प्लांट्स या सकलेंट प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर आपका आरक्यू का वैल्यू आपका यहाँ पे कितना निकल सकता है। तो यहाँ पे पता है इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है, इंटरेस्टिंग बात केम प्लांट्स में ये होती है, ये वही वाले प्लांट्स है, याद करिए ये वही वाले प्लांट्स है जो रात को स्टोमेटा ओपन रखते थे और दिन में स्टोमेटा बंद रखते थे। कुछ याद आ रहा है आपको, ये हमने किया था। Yes, sir. Yes, sir. These were the plant which used to keep their stomata open in the night time and day time वो लोग बंद रखते थे। तो इनमें पता है क्या होता है, इनमें CO2 आपका रिलीज करा ही नहीं जाता, इनके जो भी CO2 बनता है उसे वो लोग खुद ही यूज कर लेते हैं। देखो केम प्लांट को CO2 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना केम प्लांट्स के लिए CO2 बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। दे आर ऑलवेज गोइंग टू कंज्यूम द CO2। इनके अंदर आपका सिर्फ आपका O2 इवॉल्व होगा, सॉरी O2 कंज्यूम होगा, CO2 रिलीज होते हुए आपको इनके अंदर नहीं मिलेगा। सो दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ पाथवे। याद रखना इनके अंदर आपका CO2 आपका इवॉल्व नहीं होता, आपका सिर्फ यहाँ पे O2 इवॉल्व होगा इन प्लांट्स के अंदर। अब क्योंकि आपका यहाँ पे सिर्फ O2 इवॉल्व हो रहा है, तो अगर आप इसका फॉर्मूला लगाते हो तो O2 की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ऊपर की वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी 0। CO2 आपका यहाँ पे इवॉल्व नहीं हो रहा, तो 0 आपकी जो CO2 की वैल्यू जो आपकी यहाँ पे आती है वो हमेशा यहाँ पे आपकी रहती है 0। अब O2 की वैल्यू आपकी कुछ भी हो, समझो अगर आप यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स कंज्यूम कर रहे हो आपके O2 के, इफ यू आर कंज्यूमिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, आपका फाइनल आंसर यहाँ पे क्या होगा? व्हाट इज द लास्ट आंसर ओवर हियर? 0. 0। इतना क्यों सोच रहे हो? इट इज गोइंग टू बी 0। अगर आपका न्यूमरेटर में आपका 0 आ रहा है, देन आपका आंसर यहाँ पे 0 ही आएगा। सो आरक्यू वैल्यू आपके केम प्लांट्स के अंदर आपकी हमेशा यहाँ पे रहेगी 0। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि इनकी आरक्यू वैल्यू आपकी हमेशा यहाँ पे 0 निकल जाती है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट माय एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो चलो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखता हूँ। पहले आप ये देख लो, वी हैव दिस ऑक्सिलोएसिटिक एसिड जिसका आरक्यू वैल्यू आपके यहाँ पे क्या आ रहा है, इट इज गोइंग टू बी अराउंड 4। तो 4 ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आप देखो यहाँ पे O2 कंज्यूम कितना है यहाँ पे आपका 1, या बस सिंगल O2 मॉलिक्यूल गेटिंग कंज्यूम, तो नीचे आपका आएगा यहाँ पे 1 और ऊपर आपका यहाँ पे आएगा 4। सो ओवरऑल आपका यहाँ पे आरक्यू वैल्यू आपका यहाँ पे निकलेगा आपका यहाँ पे 4। अगर हम बात करते हैं मैलिक एसिड की, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 1.3। सो O2 आपके यहाँ पे आएगा 3, सॉरी O2 इज गोइंग टू बी 3 ओवर हियर गेटिंग कंज्यूम एंड CO2 आपके यहाँ पे आ रहा है 4। सो ओवरऑल आंसर आपका यहाँ पे बन जाता है आपके यहाँ पे 1.33। सो दिस इज द आरक्यू वैल्यू ऑफ मैलिक एसिड। तो याद रखना ऑर्गेनिक एसिड के आरक्यू वैल्यूज आपको हमेशा मिलते हैं मोर देन 1, ये बात आप दिमाग में बिठा लो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इफ आई टॉक अबाउट माय एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो अब इसमें याद रखिए कि यार इसकी आरक्यू वैल्यू मेरे यहाँ पे क्या निकल सकती है। पहले आरक्यू वैल्यू तो जाने दो, आप पहले मुझे ये बताओ, समझो अगर आपका हो रहा है आपका लेट्स से alcoholic fermentation, let's say you are finding happening alcoholic fermentation आपका यहाँ पे हो रहा है। तो अगर आपका alcoholic fermentation अगर आपका होगा, तो आप मुझे बताइए आपके कितने CO2 मॉलिक्यूल आपके रिलीज किए जाएंगे यहाँ पे, बताइए। 2। राइट, 2. बिल्कुल सही। अगर मुझे इसका आरक्यू फाइंड करना तो याद रखना मेरे जो CO2 मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज किए जा रहे हैं मेरे यहाँ पे हो रहे 2। याद करिए जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल करता है आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, देन व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड 2 CO2 मॉलिक्यूल विल गेट रिलीज्ड ओवर हियर। तो CO2 मॉलिक्यूल जो आपके यहाँ रिलीज किए जाएंगे वो आपके यहाँ पे होंगे 2, राइट। मुझे बताइए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान, या मैं बोलूं आपसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, क्या आपका O2 कंजम्पशन होता है या नहीं होता? No, sir. नहीं होता। आप लोग कह रहे हैं यहाँ पे नहीं होता। सो O2 कंजम्पशन यहाँ पे मेरा नहीं होता, बिल्कुल आपकी बात यहाँ पे सही है। सो दैट वैल्यू ओवर हियर इज गोइंग टू बी माय 0। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा फिर? Infinite. Infinite. ठीक है, इनफाइनाइट विल बी द आंसर, या इन्फिनिटी विल बी द आंसर ओवर हियर, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ओवर हियर। और ये वैल्यू आपको मिलता है आपके यहाँ पे आरक्यू फॉर्म है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। नीचे अगर 0 आ गया देन दिस विल बी द थिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है। सो दीस आर द थिंग्स यू हैव टू नो। ये आपका बेसिकली आपका एक लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, बेसिकली आरक्यू वाला थिंग। The kind of question they are going to ask you is going to be like as simple as कि RQ इसका कितना है उसका कितना है। They are going to ask you this kind of question.
फैट का कितना होता है, प्रोटीन का कितना होता है, दीज आर काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर नोन टू आस्क। ऑर्गेनिक एसिड का कितना होता है, दीज आर काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क यू। तो ये बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, बस याद रखना ये न्यूमरेटर में आपका O2 कंजम्पशन आएगा, सॉरी न्यूमरेटर में आपका आएगा CO2 इवॉल्व एंड डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पे आएगा आपका O2 कंजम्पशन। बस दैट इज ओनली थिंग यू हैव टू नो इन दिस, राइट। तो यहाँ पे आपका मेजर चंक ऑफ चैप्टर बेसिकली आप यहाँ पे चैप्टर आपका खत्म होता है। अब यहाँ पे कुछ बिट्स एंड पीसेस में चीजें बाकी है, वो तो हम बाद में करेंगे, बट उसके साथ साथ नाउ वी हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ओवर हियर। और सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे वो आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। What amount of energy is released from glucose during lactic acid fermentation? कितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आपका यहाँ पे बनता है, सॉरी कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका बनता है यहाँ पे ड्यूरिंग योर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन फ्रॉम द ग्लूकोज। अब पहले आप मुझे ये बताओ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, पहले आप मुझे ये बताओ कि जब आपका लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज में से तो आपको एटीपी कितने मिलते हैं, हाउ मेनी एटीपी यू गेट? तो रिपीट करना। रिपीट करना सर। लिखा हुआ है सामने। व्हाट विल बी हैपनिंग अगर आप ग्लूकोज को लेते हो और उसे कन्वर्ट करते हो आपके लैक्टिक एसिड के अंदर, दैट इज माय लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन, तो आपके कितने एटीपी आपके यहाँ पे मिलेंगे आपको? 2 ही मिलेंगे। एग्जाम का सेंटर आएगा ना तो वहां पे मैं आऊंगा वहां पे क्वेश्चन रिपीट करने के लिए। ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मैं खिड़की भी खड़ा हूंगा वहां पे तो, राइट। सर ये क्वेश्चन रिपीट करें, आविश ऐसा होता। So see, what will be happening? You get 2 ATP. So basically, during lactic acid fermentation, आपको यहाँ पे 2 ATP बन के आपको मिलेंगे। So इतना आपको मिलता है। That is the energy we'll be getting. So ये आपको मिलता है after your lactic acid fermentation. क्योंकि जो भी आपको 2 ATP मिल रहे हैं वो आपके ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ही मिल रहे हैं। Whatever you are getting over here are you are getting during the lactic acid formation. उसके बाद तो आपको कुछ मिल नहीं रहा, उसके बाद तो आपको कुछ मिलता नहीं है, तो बस आपका 2 यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। अब आपको परसेंटेज की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। अब परसेंटेज आप किस रेफरेंस से आप निकालोगे? तो आप ये सोचिए कि अगर यहाँ पे आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता, आप मुझे बताइए अगर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे तो आपको कितने एटीपी मिलते हैं? 30 राइट। तो अगर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन अगर आपका किया जाता देन यू कुड हैव रिसीव्ड 38 या लेट्स से वी से 36। मैंने आपको बताया था ना कि 2 एटीपी आप यूज करते हो उसे अंदर पहुंचाने के लिए। सो लेट्स टेक ओवर एज अ 36 एटीपी। So 36 ATP को आप यहाँ पे लीजिए एज अ 100% गेन, इसको आप लीजिए यहाँ पे एज अ 100% वैल्यू। अब आप मुझे बताइए कि 2 ATP के हिसाब से फिर आपका कितना परसेंटेज आपको यहाँ पे गेन किया आपने, इसको आप लेंगे एज अ 100%। अब इसको कम करते जाइए ना आप, I'll give स्मॉल हिंट ओवर हियर। 36 का मैंने अगर हाफ किया तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा 18 ATP, राइट। 18 ATP मतलब मुझे मिल रहा है मेरे यहाँ पे कितना एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, मुझे मिल रहा है यहाँ पे 50%, राइट। अगर मैं 18 ATP का हाफ करता हूँ यहाँ पे, इफ आई डू द 18 ATP का यहाँ पे हाफ, तो कितने ATP मुझे मिलेंगे यहाँ पे? 9 तो 9 ATP अगर मुझे यहाँ पे मिल जाए, so that becomes my 25%, राइट। ये तो मेरे यहाँ पे 50%, ओके। 9 का अगर मैं हाफ करूंगा तो कितना मुझे मिलेगा यहाँ पे? 4.5 के ऊपर मेरा परसेंटेज कितना हो जाएगा? 12.5 बाबा, 12.5 is the percentage value over here, right? अब देखो यहाँ पे 4.5 का आप यहाँ पे और कम करो, what is the like half of 4.5? 2.25. Let's take it as a 2.2. So 2.2 आपके यहाँ पे है, let's say you have this value of your ATP. So 2.2 ATP के अंदर आपका परसेंटेज अब कितना रह गया? 12.5 का हाफ करो, 6.5. 6.5 जो भी आप यहाँ पे वैल्यू आप ले सकते हो, दैट इज द वैल्यू यू कैन टेक ओवर हियर। अब अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट, यू कैन सी कि आपका 2 ATP का वैल्यू आ चुका है और आपका परसेंटेज का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन 3 लेस देन 7%। इतनी एनर्जी आपको मिलती है जब आप ब्रेक डाउन कर रहे हो अपना लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कर रहे हो, तब आप इतनी एनर्जी आपको मिलती है। तो याद रखना, आप यहाँ पे रेफरेंस लेते हो आपके एरोबिक रेस्पिरेशन का, राइट, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन कम अप विद द आंसर ओवर हियर, राइट, जिसका आपका परसेंटेज आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, बट यू कैन, आई डिड दिस इन दिस वे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ जी किशोर बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? किशोर बेटा, किशोर, नॉट वरुण। वरुण अब कल से क्वेश्चन पूछ सकता है, आज से नहीं। बताइए किशोर क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। नहीं हो गया, हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। वरुण बोलो।
सर 6.2 कैसे आया? अरे इसका हाफ किया ना मैंने, एग्जैक्टली नहीं किया मैं, इसका हाफ किया ना मैंने, 12.5 का मैंने बस हाफ किया, सो द वैल्यू विल बी अराउंड 6.2 एंड समथिंग ना, 6 के ऊपर ही आएगी ना वैल्यू। वरुण वरुण ये क्या, वरुण समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, थोड़ा ये वरुण का लाइक डू समथिंग। कौन है यहाँ पे वरुण का फ्रेंड? किशोर ना? किशोर, ये व्हाट इज हैपनिंग? किशोर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एवरी टाइम योर फ्रेंड आस्क समथिंग। वरुण आंसर पता चला यहाँ पे लेस देन 7 कैसे आया? यस सर। अब वरुण लेगा सर कैलकुलेटर में तो मेरा ये नहीं आ रहा। सो सर दैट वो इज थोड़ा गिवन। बीच में अरे आवाज ब्रेक हो रही थी ना। अरे नहीं, कुछ नहीं हो रहा। चलो, सो यू हैव दिस लेस देन 7 इज द राइट आंसर ओवर हियर, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, ये नीट का क्वेश्चन है, ये रैंडमली मैंने अपने घर से नहीं लाया ये क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो प्लीज पैनिक मत होना। आप ऐसे क्वेश्चन को देखिए मत बोलना कि सर ये तो परसेंटेज में पूछा हुआ है, हमने तो कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है। प्लीज थिंक वाइजली एंड यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। दे हैव जस्ट आस्क्ड यू कि कितना परसेंट एनर्जी आपको मिलता है, तो आप जो सबसे मैक्सिमम आपको एनर्जी मिलता है ना, वो आप याद रखिएगा और उसके रेफरेंस में आप कैलकुलेट करिएगा, तो आपको सिर्फ लाइक लेस देन 7% एनर्जी यू आर गेटिंग ओवर हियर। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग कर पाएंगे, हैंड रेज करना पड़ेगा और जल्दी करिएगा ताकि हम कई सारे क्वेश्चन कर सके। याद करिए हमने क्या बोला था आपको कल, हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज? हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व? 50 50 to 60. या तो चलिए फटाफट हैंड रेज करिएगा एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सो पुनीत बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? पुनीत जल्दी। पुनीत हैज लॉस्ट हिज नेटवर्क। बताइए कृतिका क्या आंसर होगा इसके अंदर? 2. Right, 2 will be the correct answer. What is the net gain of ATP with each molecule of glucose gets converted into 2 molecules of pyruvic acid? जब आप एक ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हो आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरिक एसिड के अंदर, तो आपको कितने एटीपी आपको यहाँ पे मिलते हैं? द आंसर इज योर 2 एटीपी ही आपको यहाँ पे मिलेंगे ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस। सो यस, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं ना। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, खुद से देखिए। आई वोंट रिपीट द क्वेश्चन, क्योंकि जब मैं रिपीट करता हूं तो उससे आपको एक एज मिलता है। खुद से देखिए क्वेश्चन को, यू हैव टू लुक फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सिंपल क्वेश्चन है, so please have a look at the statement and then try to answer this. ध्यान से देखिए and come up with the right answer. Question number 23 and quickly do that. Take your 15 seconds. आप अपने 15 सेकंड ले सकते हो बिल्कुल यहाँ पे। हिम्मत सिंह बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? सेकंड। हिम्मत सिंह यहाँ पे सेकंड करें। I'll just take couple of more answers. बताइए समृति क्या होगा इसके अंदर आंसर? सर सेकंड। एंड अपूर्व आपको क्या लग रहा है? सर सेकंड। अपूर्व एक्सप्लेन करो why you have gone for a second option, जल्दी बताइए। So because 1 NADPH gives rise to 3 ATP molecules. राइट, एग्जैक्टली। एक NADH आपको देता है आपके यहाँ पे 3 ATP मॉलिक्यूल, जहाँ पे इन्होंने 2 लिखा हुआ है, और सिमिलर तरीके से इन्होंने FADH के लिए भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। सो दैट इज व्हाई स्टेटमेंट 2 ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। इसलिए स्टेटमेंट 2 मेरा यहाँ पे बनेगा एज अ करेक्ट आंसर ओवर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से देखना। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टन ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल इज। कितने आपके सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे होंगे 1 टन ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल के दौरान? ठीक है कनिका, बताइए क्या आंसर होगा इसका? कनिका। So option 3. ऑलराइट, अक्षर आपको क्या लग रहा है? सर थर्ड। अभिषेक आपको क्या लग रहा है? सर थर्ड। कौन से स्टेप पे होता है अभिषेक, बता दो जल्दी। कौन से स्टेप पे आपका ये एक एटीपी आपका बनेगा, एक जीटीपी आपको बनेगा, बताओ जल्दी जल्दी अभिषेक जल्दी। सक्सेनाइड सर। हाँ वरुण जल्दी बताओ, कंप्लीट करो। सक्सेनाइल को A2। वरुण बोलिए। सक्सेनाइड। हाँ हो गया, सक्सेनाइल को A2 में सक्सेनेट, बिल्कुल सही। सो दैट इज गोइंग टू बी योर एट दिस स्टेप। अगर आप सबको याद हो, ये स्टेप के ऊपर आपका मेरा यहाँ पे जीटीपी आपको मिलता है। एट दिस स्टेप आई विल फाइंड द जीटीपी इज गेटिंग फॉर्म्ड। सो दिस इज योर वन मोर क्वेश्चन, नीट का ही क्वेश्चन है आपके 2020 का। सो आई होप यू आर एबल टू, आई होप ये सबको समझ आ रहा है। मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ बट आई होप ये सबको समझ आ रहा है। क्रेब्स साइकिल के अंदर याद रखना, जो आपका सक्सेनाइल को आपका कन्वर्ट किया जाता है सक्सेनेट के अंदर, तो वो टाइम पे आपको एक जीटीपी मिलता है, और वही आपका है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ग्लाइकोलाइसिस में कितने बार होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 2 बाय 2। Yeah, very good. So that is going to be the answer over here. Question number 20.
वेयर इज द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट्स? तो फटाफट इसका आंसर करिए, सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं। बताइए अंबिका क्या आंसर होगा इसमें? अंबिका थर्ड। और अभिनव आपको क्या लग रहा है? थर्ड। राइट, यस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज द राइट आंसर। आपने कोई कंफ्यूजन रखना नहीं है, ETS या ETC आपका सेम ही है। ETS या ETC आर बोथ ऑफ देम आर द सेम थिंग। अब वो प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो, इट विल बी हैपनिंग इन माय इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कई बार वो कंफ्यूज करने के लिए लिखते हैं यहाँ पे प्लांट्स, राइट? वो लोग भी चाहते हैं ना कि आप गड़बड़ करो, सो याद रखना, इट इज गोइंग टू बी योर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी राइट आंसर। Then the overall goal of glycolysis, Krebs cycle and ETS is the formation of, again quickly raise your hand and try to tell me कि इनका ओवरऑल गोल आपका यहाँ पे क्या होगा? व्हाट इज द ओवरऑल गोल ओवर हियर? सो बताइए अपूर्वा, आप बता दीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है? 2। अपूर्वा को लग रहा है यहाँ पे 2, ठीक है, बाकी लोग भी देखते हैं। अंशिका आप बताइए। सर सेकंड। सेकंड लग रहा है आपको, एंड बाकी बच्चे लाइक हिम्मत सिंह आप बताइए। सेकंड। सेकंड है बेटा, सेकंड आपके यहाँ पे सही आंसर है। एटीपी इन अ स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट, आपका ओवरऑल गोल आपके यहाँ होता है एटीपी फॉर्मेशन इन अ स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट के अंदर आपका एटीपी फॉर्मेशन आपके यहाँ होगा, ऐसे नहीं कि बहुत सारा एक साथ हो रहा है। सो दैट विल बी माय ऑप्शन बी ओवर विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हम यहाँ पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सेल आर नॉट कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिकली? अब याद रखना ये चीज आपको नहीं होते हुए मिलेगी आपके आरबीसी के अंदर ना। ये आप तब समझ पाते जब हम चैप्टर 18 पढ़ेंगे। बट आरबीसी के अंदर क्या होता है ना, दैट यू डोंट हैव अ न्यूक्लियस एंड यू डोंट हैव ऑर्गेनेल्स। आपके माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होगा ही नहीं। आरबीसी के अंदर पूरा एरिया ऑक्यूपाई करके रखता है आपका हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर पूरा के पूरा जो आपका एरिया होता है वो आपका पकड़ के कौन रहेगा? आपका हीमोग्लोबिन। तो हर जगह हीमोग्लोबिन आपका वहां पे होता है, हर जगह आपका होता है वहां पे आपका हीमोग्लोबिन। तो और कोई चीज वहां पे होती नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर आपका एरोबिकली आप मेटाबोलाइज नहीं कर सकते। सो एवरीथिंग इज बीन ऑक्यूपाइड बाय द हीमोग्लोबिन। ओके, सो आरबीसी बिकम्स द राइट आंसर। ये आप वापस से देखोगे आरबीसी का स्ट्रक्चर, आरबीसी के बारे में आप पढ़ोगे ड्यूरिंग द चैप्टर 17 एंड 18, तो आपको तब समझ आएगा। दिस क्वेश्चन अगेन क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है, 2008 के एम्स का क्वेश्चन है ये। आप कर सकते हो बिकॉज क्वेश्चन सिंपल है, बस उसे ध्यान से पढ़ो एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड देन ट्राई टू कम विद द आंसर कि क्या ये लोग आपसे पूछ रहे हैं। सो रीड द क्वेश्चन थोरली। बताइए वरुण क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन ए। पक्का वरुण? मैं तो ऑप्शन 3 करता हूं वरुण, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो अपना ऑप्शन। बताइए वरुण क्या होगा आपका आंसर? नो सर, 1 ही रहेगा। ठीक है, केबीसी चल रही है, ठीक है। बताइए पूर्वा क्या होगा इसका आंसर? 1। ऑलराइट, ठीक है, बाकी बच्चे भी सही। पुनीत आपको क्या लग रहा है? 1। इट इज गोइंग टू बी 1 एज आंसर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आप जानते हो कि कीमोऑस्मोटिक थ्योरी आपके यहाँ पे क्या होती है? ये वो थ्योरी होती है जिसमें आप प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके आप अपना एटीपी आप अपना बनाते हो। तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो आपको यहाँ पे क्या करा है? अ प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म्स अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। ये बात आपकी सही है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि इसके वजह से ही आप अपना एटीपी सिंथेसिस आप यहाँ पे कर पाते हो। बाकी ऑप्शन आप देखो क्या लिखे हुए लोगों ने, बाकी स्टेटमेंट। देयर इज अ चेंज इन द परमेबिलिटी ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कोई सी भी बात का हमने जिक्र नहीं किया। सो दैट्स नो, दैट्स अनट्रू। हाई एनर्जी बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, ये बात भी गलत है। माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन के अंदर कोई हाई एनर्जी बॉन्ड आपका नहीं बनता। ये करे कि एटीपी बनते हैं माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन के अंदर, दैट्स रॉन्ग। ADP is pumped out of the matrix into the intermembrane space, ये बात भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। So option 1 over here becomes the correct answer. Now, in the mitochondrial proton, in the mitochondria, protons accumulate in the, ये आपके प्रोटॉन कहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं? फिर वो कहते हैं कि अब हम बाहर नहीं जा सकते, कहाँ पे आ गए हम लोग। So ये आपके प्रोटॉन्स कहाँ पे accumulate करे जाएंगे? बताइए समृति ठाकुर क्या होगा इसका आंसर? सर डी। आउटर मेम्ब्रेन ये कह रहे हो आप? नो सर डी। अच्छा 4, अच्छा ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। किशोर आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी, 4th। ठीक है, ऑलराइट, सो 4th इज द राइट आंसर। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में वो जाके इकट्ठा हो जाते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये आंसर तो आप लोगों ने सही दिया है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाके इकट्ठा होंगे एंड देन फिर वो वापस आते हैं वाया योर F0F1 कॉम्प्लेक्स, उसे यूज करके दे विल कम बैक इनटू योर मैट्रिक्स। अब आप एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि आपका अगर समझो मैं आउटर मेम्ब्रेन जो आपका यहाँ पे है, आप इमेजिन करो कि अगर मैं आपके आउटर मेम्ब्रेन को पंचर कर दूं, अगर मैं आपके आउटर मेम्ब्रेन को
एक नीडल से पंचर कर दूं, तो आप बताइए इससे क्या फर्क पड़ेगा मेरे एटीपी फॉर्मेशन को या नहीं पड़ेगा? बताइए, हैंड रेज करके बताना, रेज योर हैंड एंड ट्राई टू टेल मी। अगर मैं पंचर कर देता हूं ऊपर मेरे मेम्ब्रेन को, आउटर मेम्ब्रेन को, देन व्हाट विल बी द इंपैक्ट ओवर हियर? क्वेश्चन समझो, आउटर मेम्ब्रेन जो थी मेरे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की, उसे मैंने पंचर कर दिया, उसे मैंने तोड़ दिया, तो अब क्या इंपैक्ट हो सकता है यहाँ पे? नाउ नो इज रेजिंग हैंड, रेज योर हैंड एंड ट्राई टू टेल मी द आंसर। वरुण ने किया है, हिम्मत सिंह ने किया है, बताइए। समृति ठाकुर आप बताइए क्या होगा उससे? सर आयंस बाहर चले जाएंगे। राइट, अगर मैं यहाँ पे पंचर कर देता हूँ मेरे यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन को, देन व्हाट विल हैपन, मेरे H+ आयंस यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और अगर मेरे H+ आयंस यहाँ से बाहर निकल गए, देन अल्टीमेटली मेरा एटीपी सिंथेसिस मेरे यहाँ पे हो नहीं पाएगा। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, याद रखना। अगर आपकी आउटर मेम्ब्रेन पंचर हो जाती है, देन यू विल नेवर फाइंड योर एटीपी फॉर्मेशन हैपनिंग ओवर हियर, बिकॉज सारे H+ आयंस जिनको मैं पकड़ के रखना था अंदर, वो सारे वहां से भाग जाएंगे। एक बार वो वहां से भाग गए, फिर आपका F1 F0 कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं कर सकता। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ इन लोगों ने, द 3 बॉक्सेस इन अ डायग्राम रिप्रेजेंट द 3 मेजर बायोसिंथेटिक पाथवे इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोज रिप्रेजेंट नेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो ये आपके 3 पाथवे हैं आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के, वो आप समझ जाओगे कौन से पाथवे हैं। आपको बताना है व्हाट इज दिस 4, 8 एंड 12, ये आपके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा? बताइए पुनीत, क्या आंसर होगा? 3 ATP. ओके, एनीवन एल्स अदर देन वरुण? सर सी। आंसर दे ही दिया इसने। ठीक है, और कोई बाकी बच्चे लोग नहीं समझ पा रहे क्या इस क्वेश्चन को? या बाकी बच्चे लाइक कि अब तो आंसर मिल ही चुका है, अब क्यों ही हैंड हम लोग रेस करें? किशोर बताइए। किशोर के यहाँ पे नेटवर्क का इशू आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपका समझिए, ये है मेरा यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस, ये मेरा यहाँ पे क्रेब्स साइकिल, और ये मेरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो जो तीनों में से आपको मिलेगा यहाँ पे जो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी द एटीपी। तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद भी आपको एटीपी मिलता है, सो दैट कैन बी एटीपी ओवर हियर एज अ 4। 4 सिर्फ यहाँ पे आपका लाइक इट इज लाइक अ टैगिंग ओवर हियर, ये नंबर नहीं है, सिर्फ टैगिंग है यहाँ पे आपकी। ठीक है, 8 जो भी आपके यहाँ पे होगा, एटीपी आपको यहाँ पे मिलेगा क्रेब्स साइकिल के अंदर, और यहाँ पे तो आपको एटीपी मिलता ही मिलता है। याद रखना, एटीपी इज द ओनली थिंग जो आपको तीनों के अंदर आपको मिलेगी। आप ये मत बोलिए कि सर क्रेब्स साइकिल में कहाँ मिल जाता, आपको जीटीपी मिल जाता, उसको आप एटीपी में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दैट वाज एनर्जी मॉलिक्यूल, उसको आप एटीपी में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन 3 ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज? ध्यान से देखिए कौन से प्रोसेस के अंदर आपका CO2 रिलीज नहीं होता। देखिए ध्यान से, रेज योर हैंड एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। मेरे सारे लड़के यहाँ पे हैंड रेज कर रहे हैं एकदम सडनली। देन वी हैव द अक्षरा ओवर हियर। बताइए अक्षरा, क्या आंसर होगा इसके अंदर? ऑप्शन अक्षरा आपकी आवाज कट गई। एनी अदर पीपल? सर ऑप्शन हाँ बोलिए अक्षरा, बोलिए। सर डी चौथा। राइट, फाइनली जोर से किसी ने आंसर दिया, वेरी गुड। अपूर्व आप बताइए। सर फोर्थ। फोर्थ, ठीक है। एक और हम लोग आंसर यहाँ पे लेते हैं। लेट्स से हिम्मत सिंह, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? सर फोर्थ। ऑलराइट, यस। सो इट इज योर लैक्टेट फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस के अंदर आपका CO2 रिलीज नहीं होता। याद रखिए, जब एरोबिक रेस्पिरेशन किया जाता है तब CO2 आपको रिलीज किया जाएगा फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया। सेम थिंग हैपेंस इन एनिमल, माइटोकॉन्ड्रिया से आपका CO2 रिलीज हो रहा होगा। एल्कोहलिक में तो होता ही है, इसकी वजह से आपकी ब्रेड बन पाती है, बट ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यू विल फाइंड no CO2 is getting released, so that is why fourth will be the correct answer over here. Yes. Then question number 43, anaerobic respiration takes place in, ये आपका कहाँ पे होता है? क्वेश्चन नंबर 43 आपका anaerobic respiration आपका बेसिकली आपका होगा कहाँ पे? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग सोच के। अंशिका बताइए क्या आंसर है आपका? ऑप्शन सेकंड। ओके सर माइटोकॉन्ड्रिया। ओके ओके। अंबिका आपका क्या आंसर होगा? थर्ड। ऑलराइट, अभिषेक आपको क्या लग रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया सर। अभिषेक, कोई बात नहीं। समृद्धि ठाकुर आपको क्या लग रहा है? सर साइटोप्लाज्म।
और लेट आई जस्ट टेक वन मोर आंसर नाउ. बताइए अपूर्वा. साइटोप्लाज्म. बेटा एन एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होगा. माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. एनएरोबिक में क्या होता है याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस और बाकी आपका लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, वो सब आपका होगा आपके साइटोप्लाज्म के अंदर. तो प्लीज कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया मत करिएगा, ठीक है. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द साइटोप्लाज्म. हाँ, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन पूछा होता देन आप बोलते कि हाँ ये हो सकता है मेरे यहाँ पे विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया इसमें इन्वॉल्व होगा, बट नॉट इन द एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपका ये नहीं होगा. किशोर पता चला, किशोर एंड द गर्ल वो आंसर्ड दिस, ठीक है. अभिषेक. हाँ अभिषेक, ओके. अभिषेक और लाइक ठीक है, उसने क्लियर कर दिया कि नहीं मैं नहीं, इट्स अभिषेक. ठीक है. 44 ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड इट बिकम्स पोरस ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 बाय द एक्शन ऑफ. ये CO2 आ कहां से रहा है? चलिए बताइए अंबिका राणा, क्या होगा इसके अंदर आंसर? सर ए. हाँ 44 बेटा, 44 क्या आंसर होगा? सर ए. अच्छा ओके राइट. अपूर्वा आपको क्या लग रहा है? 1. राइट, इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन 1. इससे आपका यहाँ पे आपका CO2 रिलीज किया जाएगा. यही आपका जो फर्मेंटेशन में आपकी मदद करता है. इसे आप बेकिंग इंडस्ट्री में भी आप इसे यूज करते हो, ठीक है. कीमोऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन. ये किसके ऊपर बेस्ड है? बताएगा कौन इसका आंसर? लेट्स से कोई नया बच्चा, बेटा कोई नए बच्चे भी हैंड रेज करिए, कुछ नया आंसर. अंशिका बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर 1. अंशिका यहाँ पे 1 कह रहे हैं, तब भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ किसी और से. वरुण बताइए. सर फनी होगा. राइट, 1 इज द राइट आंसर हो रहा है. प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके ही आप हमारा यहाँ पे आप like you can generate the ATP via chemoosmotic theory in your chloroplast as well as in your mitochondria. So I think that's it. Oh, we have one more question. Acceptor of acetyl-CoA Krebs cycle. ध्यान से याद करिए, आपके acetyl-CoA को कौन सबसे पहले एक्सेप्ट करता है? ध्यान से देखिए सारे ऑप्शंस को एंड देन यू हैव टू आंसर दिस. कनिका बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? कनिका. सर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. अच्छा, अक्षरा क्या आंसर होगा? सर 4th. राइट. एंड अश्वानी आपका क्या आंसर होगा? सर 4th. अश्वानी आप मुझे बताइए, जब मेरा एसिटाइल को कंबाइन करता है मेरा OAA के साथ तो मुझे क्या बन के मिलेगा? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं. वरुण आप बताइए क्या बन के मिलेगा मुझे? सर जब एसिडाइल सर OA से सर सिट्रिक एसिड. हाँ उसका कंबाइन करेगा तो मुझे क्या मिलेगा? सिट्रिक एसिड. राइट, वेरी गुड. और ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वरुण, इसका एक और नाम क्या होता है? सर क्रेब साइकिल. और एक और नाम क्या होता है? चलो क्रेब साइकिल बता दिया तुम लोगों ने, और एक और नाम क्या होता है? ट्राइकार्बोक्सिलेज एसिड. TCR साइकिल. TCR साइकिल, ठीक है. राइट. देन द फर्स्ट प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, पहला प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपके यहाँ पे कौन सा होगा? बताइए पूरा, जल्दी बताइए, आगे बढ़ना है सबको घर जाना है. चलिए. ग्लूकोज. राइट, ग्लूकोज इज द राइट आंसर. यस, ग्लूकोज आपका सबसे पहला होता है. सेकंड प्रेफर्ड कौन सा होता है बताइए पुनीत? सेकंड प्रेफर्ड मेरा कौन सा होगा यहाँ पे? प्रोटीन. फैट्स. हाँ फैट्स, राइट. एंड थर्ड प्रेफर्ड आपका फिर आपके यहाँ पे था आपका प्रोटीन, ठीक है. प्रोटीन को हम ब्रेक डाउन करते तो हमें मिलते हैं अमाइनो एसिड. और मैंने एक सप्लीमेंट की बात की थी, उसका नाम क्या था? किसको याद है? BCAA. क्या बात है, इट इज अ BCAA ब्रांच चेन्ड अमाइनो एसिड. आई जस्ट वांट टू सी कितनी चीजें आपको याद रहती है, अच्छी बात है. इसका आंसर मुझे बताओ. नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इन ब्रेकडाउन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल वाया मालेट एस्पेक्टेड शटल. इसको आप भूल जाओ, बस आपको इतना बताओ, इसको आप यहाँ पे भूल जाओ. जस्ट टेल मी हाउ मेनी ATPs विल बी गेटिंग ओवर हियर. कृतिका शर्मा बताइए क्या आंसर होगा? 38. Yes, 38 will be the right answer over here. Yes, 38 number of ATPs will be getting during the respiration of your one glucose molecule. Then, so yeah, these are the questions we have done. ये सारे हमारे questions जो हमने यहाँ पे किए. So let's see how many questions we have done आज. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11, and 12, and 13, 14, 15. और एक वहां पे 2 क्वेश्चन थे, मतलब 16 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए. सी एक बात आप यहाँ पे समझिए, हम यहाँ पे इतने क्वेश्चन इसलिए करते हैं ताकि आपका एक
क्वेश्चन का जो लॉट होता है करने का एक चैप्टर को लेके, समझो आपका प्लान होता है कि यार मैं 40-50 क्वेश्चन करूंगा इसके साथ, आधे क्वेश्चन आपके यहाँ पे ही हो जाए, आधे क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे हो जाए, आपकी आधी अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे क्लियर हो जाए, एंड देन यू हैव योर ओन टाइम जहाँ पे आप कई बार निकाल पाते हो नहीं निकाल पाते, आपके बाकी भी स्कूल के काम होते हैं, होमवर्क्स होते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चंस करने होते हैं, तो आप अपने फिर वहाँ पे 30-40 क्वेश्चन वगैरह आप कर लेते हो चैप्टर के टोटल, तो भी आपके लिए इनफ हो जाता है. सो दैट इज व्हाई प्लीज एंगेज इन द क्वेश्चन सॉल्विंग. जब आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग कराया जा रहा है, हैंड रेस करो, आंसर करो, क्या होगा, गलत आंसर आ जाएगा, ज्यादा क्या होगा और क्या होगा, राइट. यू माइट गिव मल्टीपल इनकरेक्ट आंसर्स, स्टिल ट्राई टू एंगेज इन द क्लास, स्पेशली गर्ल्स के लिए. लड़के तो कर लेते हैं, लड़के तो अभी लाइक सब लोग कर ही रहे हैं, राइट, ऑल ऑफ यू डू दैट, बट ऑल्सो फॉर गर्ल्स एंगेज इन द आंसरिंग द क्वेश्चंस. क्या ही होगा, गलत ही आंसर निकलेगा ना, और से ज्यादा क्या ही होगा, राइट. एक गलत, दो गलत, तीन गलत, चार गलत, बैक टू बैक 4 गलत, 5 गलत, राइट. नथिंग रियली एक्चुअली मैटर्स, राइट. बाद में इवेंचुअली आपको मोमेंटम आएगा, आप सही आंसर देने लगोगे. तो इतना लोड मत लो कि सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, राइट. कोई तुम्हें ऑब्जर्व नहीं कर रहा, कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा, कोई तुम्हें याद नहीं रख रहा. ऐसा नहीं है कि आई विल से कि अच्छा अजय ये बच्चा इसने 4 बैक टू बैक गलत आंसर दिए थे 3 महीने पहले, किसी के पास टाइम नहीं था बेटा, लाइक come here and give your answer, like engage in the class, right, whatever you do no one remembers that. ठीक है, so do that. आप कौन सा लाइक इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो जो आपके स्टैट्स याद रखे जाएंगे, उन्हें भी याद नहीं रखता. इफ यू जस्ट सी, इंडिया वर्ल्ड कप खत्म हुआ, 2 दिन बाद नए मैचेस चालू है, सब लोग देखने के लिए चले गए, राइट. सो नो वन एक्चुअली कोई ऐसे जहन में रखता है कि अरे क्या हो गया क्या नहीं हुआ. सो लाइक engage in the class, and I tell you something, this engagement wala thing is not only about this class or NEET program, it is like throughout your landscape you should be having that attitude कि आप हमेशा engage करें, because even if you make some kind of blunder na, no one actually cares, right. You can still make something out of it, so करिए वैसा. All right, so that's